हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? तो जरूरत नहीं। 81 तक ना? स्टार्ट किया जाए। बम उम फटा क्या? हाँ, होली में भी बम फटता है नहीं? मुगलों के शासन काल में भारत के प्रमुख उद्योग कौन से थे? शिल्प और उद्योग। शिल्प उद्योग मतलब वस्त्र वगैरह से संबंधित था। छोटे छोटे जो हाथकरघा होता है ना, हैंडलूम, उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मुगल का जो फेज शुरू हुआ था वो 1526 से हुआ था। 1526 से हुआ था ना? थोड़ा गला मेरा फंसा हुआ है, ठीक ना? लग रहा है फंसा हुआ जैसा। 1526 में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का कितना युद्ध हुआ था? तीन। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तो पहले पानीपत के युद्ध के बाद बाबर जो है यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में इब्राहिम लोधी एक पहला शासक था जो युद्ध भूमि में क्या हो गया, मारा गया था, पता है ना? तो ये बाबर का जो है सिलसिला आगे बढ़ेगा। बाबर के बाद कौन था? हुमायूं के बाद कौन था? हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? बाबर को जो आमंत्रित किया था भारत आने के लिए, कौन? कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। आंसर नहीं बताना है, हाथ उठाना है। आंसर नहीं बताना है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। उधर के कारण क्या? डीजे उजे चल रहा है क्या? हेलो। अभी आ रहा है आवाज? हाँ अब ठीक है। कौन बताएंगे कि बाबर को कौन बुलाया था? एक और बोलिए। और बस? और कोई? चलिए। इसको बुलाने वाला था डर। कौन था? डर। डर का मतलब डी से हो गया दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। ए से था आलम खां लोधी। ए से आलम खां लोधी। और आर से था राणा सांगा। राणा कुंभा ने वो क्या था, राणा सांगा। ये राणा सांगा तीन लोग मिलकर इसको आमंत्रित किया था, किसको? बाबर को, कि आइए और भारत पर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए। लिख लीजिएगा ये। डर। डी से दौलत खां लोधी, ए से आलम खां लोधी, आर से राणा सांगा। बाबर को आमंत्रित किया था डर, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526। ये लोग बुलाया जरूर, लेकिन बाद में इन लोग को भी मारेगा कौन? बाबर। इसलिए कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। तो डर बुलाया था, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा। याद रखना है, कोड है ये डर। डर बुलाया था किसको? बाबर को। आगे बढ़े? हो गया ना? ये राणा सांगा है। ये आलम खान लोधी इसका चाचा था।
इसका चाचा था आलम खान लोधी। ये सबको कन्विंस किया अपने दोस्तों को और इसको बुलाया कि आके दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का जो शासक है इब्राहिम लोधी को पराजित करे, मारे। और उसको पता था कि वो मारेगा और भारत से फिर चला जाएगा, लेकिन बाबर गया नहीं। बोला इतना सुंदर भारत है, इसको छोड़ के कैसे जाएंगे। रुक गया यहीं पर। फिर सबको पारी पारी से देख लिया। कौन? बाबर। हटा दें। अगला प्रश्न है आपका 83। पुर्तगालियों का व्यापार सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? कालीकट से 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1400 से 1499, या ऐसा बोलिए 1400 से लगभग 1500 ईस्वी तक के काल को हम लोग 15वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं। और वास्को डी गामा खुद आया था 1498 में। प्रमुख बंदरगाहों में से एक हुआ करता था कालीकट, कोझिकोड भी कहते थे, जो केरल में स्थित है, जहां के शासक थे जमोरीन। वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आया था। कितनी बार? 3 बार आया था। हटा दें। अगला है क्वेश्चन आपका कैलिको अधिनियम, इंपोर्टेंट है। कैलिको अधिनियम कब और किसने बनाया था? 1720 में इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया था। अब सवाल उठता है कि कैलिको अधिनियम था क्या? तो लिखिए कैलिको अधिनियम, लिख के दे दीजिए कैलिको अधिनियम। लिखिए कैलिको अधिनियम। ऑनलाइन वाले लोग भी मैसेज कर सकते हैं, हम आप लोगों का मैसेज देख रहे हैं, क्योंकि छूट जाता है आप लोगों का मैसेज, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। लिखा है? लिखिए कैलिको अधिनियम क्या था। लिखिए यह ब्रिटिश संसद के द्वारा, यह ब्रिटिश संसद के द्वारा, यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम था। यह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम था जो 1700 से लेकर, जो 1700 ईस्वी से लेकर 1721 ईस्वी के बीच में था। 1700 से लेकर 1700 टू 1721, 1721 ईस्वी तक था। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के जरिए, इस अधिनियम के जरिए इंग्लैंड, इस अधिनियम के जरिए इंग्लैंड में सूती वस्त्र के आयात पर, सूती वस्त्र के आयात पर, सूती वस्त्र के आयात पर रोक लगा दी गई थी। सूती वस्त्र के आयात पर रोक लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, अगला पॉइंट, रोक लगा दी थी, हो गया ना। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के कपड़ा उद्योगों को, कपड़ा उद्योगों को, कपड़ा उद्योगों को, कपड़ा उद्योगों को सस्ते भारतीय, सस्ते भारतीय कपड़ों से, कपड़ों से सुरक्षा देना था। सस्ते भारतीय कपड़ों से सुरक्षा देना था, यही था कैलिको अधिनियम। ठीक है, मतलब 1700 से 1721 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम हो गया। और इंग्लैंड में सूती वस्त्रों के आयात पर क्या कर दी? रोक। आयात मतलब आने के लिए, निर्यात मतलब जाने वाला, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस अधिनियम का मकसद था कि ब्रिटेन के कपड़ा उद्योगों को सस्ते भारतीय कपड़ों से क्या करना? सुरक्षा देना। भारत का जो कपड़ा या भारत का जो भी मटेरियल बनता था ना, वो क्वालिटी अच्छा होता था, तो अच्छे क्वालिटी को यहाँ से ले जाकर ये लोग ब्रिटेन में क्या कर देते थे? बेच दिया करते थे। और वहाँ का जो बुरा से बुरा सामान होता था उसको भारत में लाकर उच्च कीमत पर बेच दिया करते थे। मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, किसका? अंग्रेज का। इसी सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था और अपने पुस्तकों में लिखा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनका पुस्तक है, जिसमें उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मतलब कि जो हमारे यहाँ जो धन है, जो भी हमारे पास है, वो हमारे यहाँ से देश से पलायन कर रहा है, बाहर जा रहा है, और वहाँ के उच्च क्वालिटी वाला जो है, हाई क्वालिटी वाला जो है, और जो अच्छे क्वालिटी का सामान नहीं है उसको जबरदस्ती भारत में थोपा जा रहा है। यही था उसमें
धन निष्कासन के सिद्धांत में। अगला है मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई गई थी? 1813, 1813। मुक्त व्यापार की नीति क्या होता है कि बहुत सारे काम को करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। जैसे आप अभी चाहेंगे कि शराब बेचना शुरू कर दे, बेच दीजिएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी। लेकिन जो शराबी दुकानदार है वो शराब बेच रहा है तो बेच पाएगा कि नहीं? बिहार में नहीं बेचेगा, वो तो बंद है, लेकिन इन नॉर्मल केस में बेच पाएगा कि नहीं? बेच पाएगा जब उसके पास क्या हो? लाइसेंस। अभी आपको मन करेगा बंदूक लेके घूम सकते हैं, लेकिन अगर उसका लाइसेंस बना लिए तो लेके घूम सकते हैं? घूम सकते हैं। लाइसेंस किसी भी चीज के काम को करने के लिए क्या होता है? लाइसेंस। वही मुगल काल में जब जाइएगा तो उसको फरमान का नाम दिया गया था। फरमान आदेश जारी करता था, ऑर्डर बोलते हैं ना, ऑर्डर, तो फरमान जारी करता था कि हम ऐसा ऑर्डर दिए। उसी तरह लाइसेंस ले लिए तो मतलब अब आपको उसका उसका हक हो गया। आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस से रहता है ना, मतलब ये हक है कि आपको ड्राइवर आप हैं, आपको गाड़ी चलाना आता है, उसी को बोलते हैं। तो लाइसेंस से उसके अधिकार का पता चलता है, ये मेरा अधिकार है, तो जिसके पास जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार काम करेगा। तो मुक्त व्यापार की नीति क्या था कि जब फ्री ट्रेड करिएगा तो मार्केट का रस बढ़ेगा। मार्केट का रस बढ़ेगा इन द सेंस क्या है कि लोगों में वो आदान प्रदान की प्रक्रिया ज्यादा होगी। जैसे आप देखिए कि आज के केस का अगर तुलना करेंगे तो किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक के साथ दो फ्री, ज्यादा जाते हैं कि कम? वहां जब कोई अच्छा क्वालिटी वाला चीज अगर मिल रहा है और बोल रहा है कि एक के साथ एक फ्री, तो आप वहां जाने का शुरू कर देते हैं। वो बोलेगा सिर्फ महीना में एक दिन होगा, 30 तारीख, तो आप बहुत लंबा इंतजार करेंगे। कितने तारीख का? 30 तारीख का। कब आएगा? तब जाके दुकान से वहां से खरीद लें। होता है कि नहीं ऐसा? तो जब मार्केट में फ्री ट्रेड होता है तो लोगों का कम्युनिकेशन क्या होता है? बढ़ता है। पैसों का पलायन होने की गति क्या होती है? बढ़ती है। उससे मार्केट हमेशा अर्थव्यवस्था क्या होता है? बूम अप करते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। इसीलिए आप देखिएगा 1991 के दशक में जब हमारी भारत की अर्थव्यवस्था काफी बुरी थी तो उस समय में मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री या सरकार पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिनको अभी भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो उनके द्वारा लाया गया था एलपीजी थ्योरी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लाया गया था ना। तो मार्केट को और ज्यादा क्या किया? बूम अप कर दिया। अब लोग क्या हो गए? अपने ऊपर में आत्मनिर्भर होना शुरू हो गए। तो मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई गई थी? 1813 में, 1813 में। भारत के किन क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र के उद्योग प्रमुख थे? पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी भारत के किन क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र के उद्योग प्रमुख थे? पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। लिख लिए? आप तीनों बताइएगा तो, तीनों गर्ल्स। भारत का सबसे उत्तर का राज्य कौन है? लद्दाख। आप तीनों बताइए, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। भारत का सबसे उत्तर का राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। आप बताइए, हमें सब बताइए आपने। आप लोग इधर बताइए, भारत का सबसे उत्तर का राज्य, नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन बोले? उत्तराखंड कोई बोले? कोई तो बोले थे उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन बोले थे ये बताइए ना। आप लोग में से आप बोले थे? बाप रे बाप, खतरनाक। भारत का सबसे उत्तर का राज्य हिमाचल प्रदेश। सिर्फ नाम का बीपीएससी तैयारी मत करिए। बीपीएससी जैसे ही उतरते हैं तैयारी करने, मतलब डेडिकेशन आपके पास होना चाहिए, और वो आप लोगों के पास कम है। इसको बोलते हैं ड्रीम। क्या बोलते हैं? डीप। बीपीएससी निकालने के लिए यही है आपका तरीका, डीप और डेडिकेशन। किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी चीज को जानने के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए, है ना? आप उसमें लग जाने का। R4 क्या होता है? R4 रिएक्शन बोल सकते हैं आप। R4 और भी बहुत सारे चीज जो आपको लगे वो बोल सकते हैं। रिसर्च जो भी बोल सकते हैं, रिएक्शन, रीड जो भी बोल सकते हैं। E4 हो गया एजुकेशन। एजुकेशन मतलब जो पढ़ते हैं। A4 हो गया एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है जब आपके साथ पढ़ाई होता है ना तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। जैसे विराट कोहली को देखिए, सब बोलता है बड़ा एटीट्यूड वाला प्लेयर है। रखेगा क्यों नहीं भाई? जब इतना सुंदर खेलता है तो उसके अंदर एटीट्यूड होगा क्यों नहीं? और एक दूसरा एटीट्यूड है, गए जीरो पे आउट, फिर भी मारे नहीं।
मतलब तो वो एटीट्यूड किस काम का, मतलब है तो है, पढ़ रहे हैं तो एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छी बात है। और एम फोर था मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेशन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन रहेगा तभी पढ़ पाए। गलत होना डजन मैटर, मैटर नहीं करता गलत हो गया, लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन गलत होता है, आप बीपीएससी में बीपीएससी के लायक नहीं। हम बोलेंगे थोड़ा बुरा लगेगा आप लोग को, लेकिन सही बात है कि आपको ये नहीं पता है, आप बोलने से पहले ना सोचते नहीं है आप लोग। सबसे प्रॉब्लम यही है, बीपीएससी का स्टूडेंट है जो भी बनते हैं, कमीशन की तैयारी में अगर गए हैं तो सबसे पहले सोचना डेवलप कीजिए। स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन आया तुरंत आंसर बोल दिया। रेलवे का तैयारी थोड़े है कि बोल दिया रेलवे कब चला तो बोल दिया किसके समय में चला, डलहौजी के समय में चल दिया, ऐसा नहीं है। आपको पहले सोचना पड़ेगा, आता है तब भी सोचना है क्या पूछ रहा है, उसके बाद आंसर देना है। मैच्योरिटी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, बोलते ही नहीं है। अब आपको बोले भारत का सबसे उत्तर का राज्य, तो राज्य हम बोले, केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं बोले, राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहले था जम्मू कश्मीर, वो बदल गया, ये हो गया लद्दाख, और इधर का पार्ट हो गया कौन, जम्मू कश्मीर। उत्तर का राज्य अगर बोलेगा, केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा, तब भी जम्मू कश्मीर नहीं होगा, तब भी जम्मू कश्मीर नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लद्दाख, राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। पंजाब कहाँ है दिख रहा है, कश्मीर दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, लेकिन हमको डाउट है कितने लोगों को दिख रहा है, हाथ उठाइए। अच्छा जल्दी से बता दीजिए फटाफट, एकदम एक दो मिनट के अंदर। भारत का सबसे उत्तर का राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश के बगल में, हिमाचल प्रदेश है ना पहला, उसके बगल में उत्तराखंड के बगल में कौन, उत्तर प्रदेश के बगल में, बिहार के नीचे, झारखंड के बगल में, पश्चिम बंगाल के ऊपर, सिक्किम के नीचे, पश्चिम बंगाल के नीचे, उड़ीसा के नीचे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के नीचे, तमिलनाडु के अपोजिट कौन कौन, केरल के ऊपर, कर्नाटक के बगल में, गोवा के बगल में, महाराष्ट्र के बगल में, गुजरात के बगल में, राजस्थान के बगल में, पंजाब हरियाणा, पंजाब मध्य में, मध्य प्रदेश मध्य में, उससे अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये था सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल, आगे असम, फिर आगे अरुणाचल प्रदेश, फिर बगल में नागालैंड, नागालैंड में मणिपुर, मणिपुर के बगल में कौन, मिजोरम के बगल में, और त्रिपुरा के ऊपर। अभी पूछेंगे एक एक करके। भारत में व्यापार करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, पुर्तगाली कंपनी। 1498 वास्को डी गामा के द्वारा जब आए तो उसमें संलग्न हो गए। भारत में व्यापार व्यापार करने का जो कारण था वो मसाला और सोरा, जो मसाला जो था, मसालों की प्राप्ति, लिख लीजिएगा, व्यापार जो करता था वो मसालों की प्राप्ति हेतु, जो आता था लेने के लिए वो, और साथ में सोरा, सोरा था डचों का प्रमुख। यहाँ यूरोपीय कंपनी पूछ दिया ना, यूरोपीय कंपनी में सिर्फ पुर्तगाली थोड़े आएगा, है ना, पूरी में अंडे फंसे बताए थे, पुर्तगाली भी आएगा, डच भी आएगा, अंग्रेज भी आएगा, डेनिश भी आएगा, फ्रांसीसी भी आएगा, स्वीडिश भी आएगा, सब आएगा। तो इन लोगों का प्रमुख था मसाला का यहाँ से ले जाना, क्योंकि मसाला लंबे समय तक चीजों को क्या करता है, सर्वाइव करता है। अगर आपका मृत्यु हो जाए और उसमें मसाला एकदम पूरा अच्छे से लपेट के रख दिया जाए तो काफी लंबे समय तक आपके लाश को रिजर्व करके रखा जा सकता है। पहले ऐसे ही बनता था, मम्मी मम्मी याद है, मिस्र उस्र वगैरह होता था ना, तो उसमें जैसे ही कोई डेथ होता था उसको लंबे समय तक जीना, मसाला भर के उसको रख देता था, फिर 1 महीना बाद निकालिए वैसे ही आपको शरीर दिख जाएगा। आज के डेट में होता है बर्फ, आइस। चलिए, मसालों का बगीचा कौन, सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ, पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ खुला था, 1854 में बंबई में कावस जी नाना भाई डावर जी ने किया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है, लेकिन आपका ये हिस्ट्री में है। पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ खुला था, 1854 में खुला था, बंबई में खुला था, बंबई। हाँ, उससे पहले भी हुआ था एक, वो असफल हो गया था। 1854 ईस्वी में बंबई में कावस जी नाना भाई डावर जी ने सूती वस्त्र कारखाना को खोला था। सूती वस्त्र, पहला सूती वस्त्र कारखाना कब और कहाँ खुला, 1854 में ईस्वी में बंबई में। बंबई, सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं, बंबई। अगर आपसे पूछेगा, अभी तो मुंबई है वो, वही बंबई मुंबई बन गया। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है,
मुंबई को। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु। तो सूती वस्त्रों की राजधानी कौन? मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1855 में बंगाल रिसरा में। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा नामक स्थान में हुआ था। बंगाल के रिसरा नामक स्थान पे हुआ था। बंगाल के रिसरा नामक स्थान में हुआ था। हो गया। बंगाल के रिसरा 1855 1855 बंगाल के कौन सा जगह पर? रिसरा नामक स्थान पर हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907। टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को। भारत का सबसे पहला, लिख लेना है, अच्छा लिखा देते, पहले इसको लिखिए। 1907। इससे पहले कुल्टी भी बना था वेस्ट बंगाल का, अनसक्सेस था वो। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, TISCO, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में। हो गया। 1907 जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में। फिर लिखिएगा, भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखाना, यही है। भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखाना, भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखाना, भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखाना कौन? टिस्को। भारत का सबसे पहले सफल लौह इस्पात कारखाना रहेगा तो टिस्को। जब आया था आपका पंचवर्षीय योजना, पढ़े थे 1951 से 56, ये पहला पंचवर्षीय योजना था जिसपे एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, कृषि पर। लेकिन इसके बाद हुआ 1956 से 61 ना, ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देगा, मतलब किस पर? इंडस्ट्री पर ध्यान देगा। और इसी के द्वारा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कर दी गई। राउरकेला, दुर्गापुर एंड भिलाई, इसके सहयोग से अलग अलग पार्ट में देता है वो। अभी हम लोग के पास है वो टॉपिक, ये अगला इसी से संबंधित है। ये कौन कौन सा प्रमुख इस्पात कारखाना है उसके बारे में चर्चा, क्योंकि अभी हम लिखे हैं जमशेदपुर इस्पात कारखाना झारखंड, ये हो गया। इसके बाद लिखिए भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़, लिखिए भिलाई, भिलाई इस्पात कारखाना। पीछे वाले लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बोल रहे हैं, लिख सकते हैं आप लोग, भिलाई, भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहां पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा। बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, छूटने न रहा है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। इसको, इसको आयरन स्टील कंपनी है पश्चिम बंगाल, इसको, हाँ इसको, इसको जैसे टिस्को था ना, उसी तरह आयरन स्टील कंपनी है। इसको कहाँ का है? इसको पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसको। फिर इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड बोकारो स्टील सिटी झारखंड, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, लिख दें, इलेक्ट्रो स्टील, हो गया, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, ESL इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ESL शॉर्ट में बोलते हैं, कोमा देकर बोकारो स्टील सिटी झारखंड, बोकारो स्टील सिटी झारखंड, बोकारो स्टील सिटी झारखंड।
लिख रहे हैं। एस्पार स्टील इंडिया लिमिटेड, हजीरा में, गुजरात। एस्सार लिख देते हैं हम, एस्सार, एस्सार स्टील इंडिया, ये गुजरात में है, हजीरा। इसमें वो स्टील भी है, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, हजीरा। हजीरा कहाँ है? इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, हालांकि ये ज्योग्राफी में ज्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन देगा मैच द फॉलोइंग, एक तरफ दे देगा इसका नाम और दूसरा तरफ दे देगा स्टेट। या फिर अगर मिनरल्स आप लोगों ने पढ़ा है, खनिज वगैरह, तो उसमें क्या करेगा, एक तरफ दे देगा इसका नाम और दूसरा देगा मिनरल्स किससे संबंधित। जैसे ये तो लोहा वाला बताया ना, कुछ कोयला वाला रहेगा, कुछ अलग अलग पार्ट का वाला रहेगा, उसमें 4-5 ऐसे प्रश्न रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बनता है 3 से, जो सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। एक था आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, किसके सहयोग से ये बना, ब्रिटेन के। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुर्गापुर जो है वो किसके सहयोग से बना, ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। राउरकेला आ जाएंगे, राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। और राउरकेला पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, वेस्टर्न जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से ये बनाया गया था, राउरकेला, राउरकेला। और एक है भिलाई, भिलाई, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। और ये यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि सोवियत संघ जो है ना टूटा था 1991 में, 1991 में जब आया था एलपीजी। 1991 के बाद वो टूटकर अलग अलग भागों में बढ़ गया, उसमें से रूस उस वगैरह का भी नाम हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर है सोवियत संघ, है ना, या फिर यूएसएसआर। इसके अलावा बोकारो, बोकारो कहाँ है, झारखंड में, ये भी यूएसएसआर के सहयोग से, बोकारो यूएसएसआर के सहयोग से हो गया। दुर्गापुर किसके सहयोग से, दुर्गापुर है कहाँ, पश्चिम बंगाल, बहुत से बंगाल, बहुत से ब्रिटेन। तो दुर्गापुर कहाँ से, ब्रिटेन से। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा है ना, उड़ीसा है ना, राउरकेला। इसको पढ़ेगा देखिए, जर्मनी है, अरे रॉ का आ रहा है, रॉ का देखिए, राउर जर्मनी आ रहा है, एक दो बार देखिएगा तो आ जाएगा, राउरकेला जर्मनी। भिलाई कहाँ पर, छत्तीसगढ़, किसके सहयोग से, यूएसएसआर। बोकारो यूएसएसआर, बोकारो किसके सहयोग से, यूएसएसआर। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। फिक्की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, FICCI, फिक्की, फिक्की, ठीक है। तो फिक्की की स्थापना कब हुआ था, साइमन कमीशन कब बना था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928। भारत में सूती कपड़ा का मुख्य केंद्र कहाँ था, सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं, बम्बई। मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ना। मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह डेवलप किया गया, कौन, जवाहरलाल नेहरू, उसी को बोलते हैं नवा सोवा। क्या बोलते हैं, नवा सोवा। ये मुंबई वाला है, इसके नीचे है नवा सोवा, उसके लोड को कम करने के लिए बनाया गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम का संगठन कब बनाया गया, 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संगठन कब बनाया गया, 1920 में। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, 1 अगस्त 1920 को। और उसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। एक तरफ असहयोग आंदोलन होता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और एक तरफ मृत्यु हो जाता है किसका। अगला है 1857 की क्रांति के समय में किस स्थान पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था, मेरठ, 10 मई 1857, 10 मई 1857, मेरठ से। 34 रेजिमेंट से संबंधित थे, मंगल
लेकिन ये जो शुरुआत हुआ था वो 20 से हुआ था, है ना। अभी डिटेल्स कर देंगे उसको, कौन कौन सा जगह से कहां पर है कौन। तो 34 रेजिमेंट से संबंधित था कौन, मंगल पांडे। मांगो मारो फिरंगी को कौन बोला था, मंगल पांडे। जो पहले ये लोग बंदूक का प्रयोग करता था वो था ब्राउन बैस, लोहा का बना होता था, उसके जगह पे एनफील्ड राइफल लाया और उसमें चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाने लगा, जो सुअर और गाय का चर्बी होता था। इससे लोग बहुत आहत हुए, उन लोगों को लगा कि हम लोगों का धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। जैसे पूछेगा यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कौन बोला, बीडी सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, कौन बोला, डिजरायली। या पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले। या अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, होम्स। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल रीज। यही था ना। अब इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, धर्म, धर्म है ना। धर्म कौन सा, अंग्रेज लोग आए थे तो ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है ना। तो मुस्लिम लोग प्रचार कर रहे थे किसका, ईसाई धर्म का। तो धर्म आ गया, ईसाई गए तो रीजनल बोलते हैं ना, रिलीजियस। धर्म को क्या बोलते हैं, रिलीजियस, रिलीजन। तो ये हो गया रिज, क्या हो गया, रिज। तो जहां धर्म रहेगा वहां पर रिज। धर्म किसका, ईसाई का। तो धर्म ईसाई रिज, बोलिए, धर्म ईसाई रिज। जहां देखेगा धर्म दिमाग में चलेगा ईसाई, क्योंकि अंग्रेज का है यहाँ पर ईसाई, और साथ में चल जाएगा रिज। क्लियर है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, TR होम्स। होम्स का मतलब होता है घर। बर्बरता और सभ्यता, किसी भी सभ्यता की शुरुआत पहला जो होता है आपके परिवार से होता है, आपके घर से होता है, मम्मी पापा से होता है, वहीं से ना आप चीजों को सीखना शुरू करते हैं। कहाँ से, अपने घर परिवार से। तो होम्स, तो सभ्यता का निर्माण होगा किससे, होम से। और उसी सभ्यता में बर्बरता, खूंखार भी होगा वहीं पर। बर्बरता और सभ्यता दोनों के बीच युद्ध था, कहाँ पर, मारपीट होते रहता है, कहाँ पर, घर में। तो होम्स जहां आएगा तो सभ्यता और बर्बरता मतलब होम्स, सभ्यता और बर्बरता होम्स। अगर धर्म रहेगा तो रिज, धर्म ईसाई रिज। अगर सभ्यता और बर्बरता रहेगा तो होम्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यानी हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र। तो इसका आंसर है आउटरम और डब्ल्यू टेलर। आउटरम मतलब जब किसी के खिलाफ आप षड्यंत्र करते हैं, आउट करने का, आउट कर देते, उसको बोल्ड कर देते हैं। तो अंग्रेजों को बोल्ड, क्लीन बोल्ड करने के लिए तैयार था कौन, हिंदू और मुस्लिम। तो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। तो ये कौन बोला, आउटरम, आउट करने के लिए बोला है ना, आउटरम। ठीक है, आउटरम। हिंदू मुस्लिम में भेद कर रहा था कौन, अंग्रेज। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आया था कौन, अंग्रेज। तो उस डिवाइड जो कर दिया है उसको ठीक करने के लिए हम लोग टेलर को बुला लेंगे। टेलर उसको क्या कर देगा, सी देगा। टेलर का काम क्या होता है, सीना। तो हिंदू मुस्लिम का जो खाई है उसको क्या कर देगा, सी देगा। तो फिर दिक्कत होगा कुछ, नहीं होगा। तो वही है। तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इतना मेहनत करने से अच्छा कि 5-10 बार पढ़ते ही याद हो जाता है। एकदम सही बात बोले आप, सही बात है। किंतु लेकिन परंतु बंधु, अच्छे से समझ लीजिए कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना तो इधर का उधर, उधर का इधर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। और सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, बी का डी नजर आएगा, पक्का होना है। लेकिन अब जो हम बताए हैं इधर से उधर हिलिए नहीं सकता है, दिमाग में रहेगा एकदम तुरंत। बर्बरता सभ्यता ये तो घरे में होता है, होम्स नहीं। धर्म है ईसाई है, रिज नहीं आ रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, तो आउटरम, आउट कर दिया, दोनों को टेलर सी दिया। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा बैठेगा कि गलती होने का सवाल है। कितना भी टेंशन में गए, हड़बड़ा के भी आंसर मारिएगा तो गड़बड़ा के आंसर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा विकल्प है कि रटिए, वो भी सही है, लेकिन रटने का भी एक तरीका, ये भी रट ही रहे हैं हम लोग, लेकिन समझ के रट रहे हैं, है ना, दिमाग का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। बाद बाकी आप लोग घर पे पढ़ ही लेना है। या पूर्णतः सिपाही विद्रोह था कौन, लॉरेंस और सीले। या राष्ट्रीय विद्रोह था कौन बोला, डिजराइल। सबसे महत्वपूर्ण है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कौन बोला, बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। इसके अलावा देखिए कुछ कुछ जगहों पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। जैसे दिल्ली के तरफ से बहादुर शाह जफर,
बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहते हैं, क्योंकि ये शायराना अंदाज में बोलता था। और बख्त खान इसका सैन्य नेतृत्व किया था। कौन क्या था? बख्त खान सैन्य नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहेब, नाना साहेब का ही नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। और सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का नाम क्या था? धोंधू पंत। इन दोनों का संबंध कहां से था? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध कहा जाता है इनको, है ना। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, जिसको प्यार से मनु कहते हैं ना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। नोट ये तो बता चुके हैं हम। चलिए आगे। याद हुआ? दिल्ली की तरफ से कौन? बहादुर शाह जफर। और सैन्य नेतृत्व कौन? कौन? और पूछेगा धोंधू पंत किसका नाम था? धोंधू पंत कहां से? कानपुर से। हमारे जो जगदीशपुर आरा यानी बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले वीर कुंवर सिंह जो थे, 80 साल के बुजुर्ग थे, और ये जाकर मिले थे कानपुर में किससे? नाना साहब से। 25,000 की इनाम की राशि घोषित कर दिया था अंग्रेज। जो भी पकड़ कर लाएगा 25,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। हाथ में गोली लग गया, हाथ काट के फेंक दिया, फिर भी कभी अंग्रेज जीत नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात है कि उनका उम्र था 80 साल। इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब कुछ कुछ आप घर पे भी जाके पढ़ना है, ठीक है। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इन्हीं को निर्वासित कर दिया गया था रंगून। इनकी वाइफ थी जिन्नत महल, इनके साथ उनको निर्वासित कर दिया गया था रंगून। उस समय तत्कालीन बर्मा की राजधानी हुआ करता था रंगून, वहीं पर निर्वासित कर दिया था। इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 क्रांति में ये प्रतिनिधित्व किए थे वहां का। सेना में किसका उपयोग होने पर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक नाराज हो गए? सुअर और गाय की चर्बी का। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण यही था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब पर लाइव क्लास चलता है सर। हाँ, एकदम लाइव क्लास चलता है 12-15 से। चलिए, कानपुर विद्रोह का संचालन किसने किया? कौन किया? नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब। अगला है कुंवर सिंह की जमींदारी किसने छीन ली थी? अंग्रेजों ने छीन ली थी। वीर कुंवर सिंह। बिहार स्पेशल भी उसमें थोड़ा बहुत देखना है आप लोग को। माझा प्रवास एक पुस्तक है। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोट्स। विष्णु भट्ट गोट्स। विष्णु भट्ट गोट्स। विष्णु भट्ट गोट्स। हो गया। नाथूराम गोडसे को जानते हैं? मिले हैं? कौन थे वो? गांधी जी को मारे थे, और नाना आमटे भी ना। ठीक है। माझा प्रवास का कौन है? विष्णु भट्ट गोट्स। बेगम हजरत महल ने किस देश में शरण ली थी? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? माथा कम होता है इसलिए लिखा है सागर माथा ना। बेगम हजरत महल ने किस देश में शरण ली? मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? बैरकपुर छावनी। यही बोले थे, मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को। बैरकपुर छावनी 34 रेजिमेंट से संबंधित थे। 34 रेजिमेंट से ये संबंधित थे। विद्रोह के बाद भारत पर किस प्रकार की शासन स्थापित की गई थी? ब्रिटिश काउन का शासन। विद्रोह का मतलब
1857 का विद्रोह, 1857 का जो रिवॉल्ट था, इसके बाद ये जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था, जो कंपनी चलाती थी ना, कंपनी का अधिकार को खत्म करके कंपनी से कहाँ चला गया, क्राउन, 1858 में। कब चला गया ये भी इसमें लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, 1858 में। 1857 में क्रांति हो गया, उसका 1858 में ब्रिटिश अधिकार जो है वो मिल गया किसको, क्राउन मतलब महारानी होता है ना। विद्रोह के बाद, विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास किया, 1858, 1858। सर कितना क्वेश्चन है, ब्रिटिश ताज या क्राउन, दोनों एक ही है। ताज का मतलब क्राउन होता है, ऊपर लगाते हैं ना क्राउन। टोटल कितना क्वेश्चन है, 215। अभी तो हम जानबूझ के धीरे धीरे ले जा रहे हैं, नहीं ले लग रहा है आप लोग को, इतना धीरे हम बताते हैं, जिस दिन गियर चेंज हुआ खत्म। नहीं आएगा जब सब चीज पढ़ लेंगे, मैक्सिमम चीज हम कंटेंट हम लोग के पास होगा, रिपीटेड जो करेगा, जैसे अभी बेगम हजरत मालिसा में कुछ समय देना है, तुरंत देखना आंसर आ गया। देखिए ये तो ठीक है नहीं बताए हैं, लेकिन अगर 1862 हटा दे तो वहां पर रंगून में जो मृत्यु हो गई थी किसकी, तो तुरंत स्किप करते हुए चलना वैसे प्रश्न को। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिल गया ना, 1862 में किसकी मृत्यु हो गई थी, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो दिल्ली की तरफ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, पटना। कुछ आंदोलन हम अलग से आप लोग को बता देंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास। सर आ गए, नेक्स्ट क्लास में कुछ आंदोलन जो है आज यहीं पर इसी से शुरू करेंगे कल। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, पटना। क्लियर है। और जो जो आप लोग लिख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते चलिए, सिर्फ पढ़ना सिर्फ उद्देश्य नहीं है, उसको रिवाइज जितना करिएगा ना उतना फायदा करेगा। और मॉक टेस्ट दीजिए, जितना पढ़ते हैं टेस्ट जरूर करिए। एक टेस्ट यहाँ देते हैं सही है, एक टेस्ट कोई भी दुनिया का एक किताब उठा लीजिए जहां से क्वेश्चन ज्यादा मिले आपको, वही पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक सेट डेली सेल्फ बनाइए और उसका एक्सप्लेनेशन देख के खुद से एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ कमजोर हैं। जिस पेपर में कमजोर हैं उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। एकदम यही रूल को अपनाइए आप लोग, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है, अब अगले टीचर आ रहे हैं।
72 से देखेंगे। सेवेंटी टू। कहता है ऊर्जा के इन साधनों को बृहत रूप से कितने वर्गों में रखा गया है? दो। कितने देखेंगे? एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत और गैर परंपरागत, ध्यान देंगे इसमें। परंपरागत का मतलब है, लड़का उसको बंद किया जाए, नहीं तो यहां हम शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो परंपरागत और ध्यान रखेंगे गैर परंपरागत स्रोत। ध्यान से समझेंगे, यही सवाल आएगा। परंपरागत जो हमारे शुरू से जो चलता रहा है और अभी तक चलता रहा है, शुरू से जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे ध्यान रखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में शुरू में कोयला, कोयला के अलावे पेट्रोलियम, लकड़ी, इसके अलावे याद रखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पनबिजली भी हम कह सकते हैं इसको, याद रखिएगा। पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे जो स्रोत है ना, ये सारे के सारे स्रोत याद रखेंगे कैसे हैं? परंपरागत। कैसे हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, पनबिजली, या आप इसे जल विद्युत भी कह सकते हैं। जल विद्युत, तो कोयला कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, पनबिजली या जल विद्युत, ये सभी परंपरागत याद रखेंगे ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना, जो कि चला रहा है और अभी तक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो ये स्रोत अभी तो चल रहे हैं हमारे परंपरा के नियमानुसार, लेकिन आने वाले समय में ये याद रखेंगे ये समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी और ये जल विद्युत का एक लिमिट स्रोत है, लिमिट स्रोत है, जिसमें कोयला, बिजली, एक कोयला, पेट्रोलियम, तो दो अभी अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया के अंदर, तो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं, वो ध्यान रखेंगे आपका मुख्य रूप से कोयला और क्या है? पेट्रोलियम। कोयला और कौन है? कोयला और यूं कह लीजिए यूरेनियम भी है। क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। तो स्पष्ट रूप से, लेकिन यूरेनियम का कम है, इस लेकर ज्यादातर लोग तो यूरेनियम व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखेंगे, यूरेनियम का कोई उपयोग नहीं करेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोयले का उपयोग करता है। कोयले का उपयोग बृहद पैमाने पर एनटीपीसी में हो रहा है, जहां से ये सारे बिजली आ रहे हैं। भारत का 60 से 70% बिजली एनटीपीसी से बनता है, और जिसे हम ताप ऊर्जा कहते हैं, जो कोयला पर या थर्मल पर आधारित है। तो ये याद रखेंगे आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो शुरू से आ रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी या पेट्रोलियम की बात करेंगे, ये भी बहुत दिनों से आ रहे हैं, लगभग 300-400 साल से। जब से आदमी, ध्यान रखेंगे, आदमी का डेवलपमेंट शुरू किया, तो कम से कम 100-200 साल से याद रखेंगे कि कम से कम 100-200 साल, 300 साल से लेकर ध्यान रखेंगे कि ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत लगातार चलते आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ध्यान रखिएगा कि ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ही काम आएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा?
भले ही इसका याद रखेंगे अभी उतना हमारी परंपरा में नहीं है, तो याद रखेंगे अभी हम उसका कम उपयोग करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस ऊर्जा का बहुत बड़ा क्या होगा, उपयोग होने वाला है, जिसमें सौर, पवन और ज्वारीय, सौर पवन और ज्वार, सौर पवन और सौर पवन और सौर पवन और कन्फर्म ना। तो इस तरीके से याद रखेगा कि हमने ऊर्जा के साधनों को दो वर्ग में बांटा, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत, परंपरागत और कन्फर्म ना। अब इससे क्या है कि आसानी से उपलब्ध तो हुआ शुरू में, अभी तक ये चल रहा है, लेकिन इससे इसमें दो एक डिमेरिट है। एक तो डिमेरिट ये है परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कि अगर लगातार इसका उपयोग करते रहे तो ये समाप्त हो जाएगा, और दूसरा अगर इसका उपयोग भी हम करेंगे तो भी इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस ईंधन को लेकर, और वो याद रखेंगे कि खास करके ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन हो रहा है और जिससे दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है, और वो है जलवायु परिवर्तन। कौन कौन परिवर्तन? अब क्या है कि हम इसका उपयोग करके बिजली तो बना रहे हैं, एसी भी लगा रहे हैं, लेकिन वो एसी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कोयला से जो CO2 निकला है वो बाहर के एनवायरनमेंट को याद रखेंगे इतना गर्म कर दिया है कि पूरे उत्तर भारत और पूरे दुनिया में हीट वेव चलेगा। अंदर में रहेंगे तो ठीक है, जहां बाहर निकले बस तुरंत क्लीन बोल्ड, मर जाएंगे। ऐसा होगा क्योंकि बॉडी आप गर्मी से बचने के लिए 15 डिग्री पर रखे हुए हैं, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा सा भी निकलिएगा तुरंत पैरालिसिस मार देगा, क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। तो दुनिया के सामने तो समस्या है कि भाई अगर इसका उपयोग अगर लगातार करते रहे तो खत्म हो जाएगा। सांप सुंदर वाला हाल है कि अगर इसको लगातार उपयोग करते रहे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और फिर लगातार उपयोग करते रहे तो इसका सामने एक बड़ी समस्या दुनिया के सामने जो है जलवायु परिवर्तन। कौन? तो बताइए, इसको इधर से ना इधर से, तो इसको किसी तरह से क्लोज करना पड़ेगा ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को। इस लेकर दुनिया के देश, अभी आप एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि भारत जो है वैश्विक, याद रखेंगे वैश्विक सौर गठबंधन देशों के सदस्य में ये प्रमुख देश है। ये सौर गठबंधन देश क्या है? ये दुनिया के सारे देश एक मंच पर आकर, जिसमें लगभग 100-150 देश मिलकर इस ऊर्जा पर बड़ा रूप से काम कर रहा है कि भाई इसके लिए बहुत विस्तृत रूप से काम कीजिए, ताकि दुनिया को एक बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सोलर एनर्जी या सोलर ऊर्जा मिल सके, जिससे कि दुनिया की आबादी इस ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आवश्यकता को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में से अभी इस बात पर हम आगे भी लेकर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 73 नंबर का। अब यहां पर सवाल देख लीजिए, यहां पे ये भी वही है, कहता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि ऊर्जा के स्रोत किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरागत। करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी भी जो आप ये बिजली का उपयोग कर रहे हैं ये किस पर आधारित है? कोयला। किस पर? अभी जो भी याद रखेंगे ऑटो रिक्शा, या ध्यान रखेंगे बाइक से जाएंगे या आएंगे घर, वो किसका उपयोग कर रहे हैं? पेट्रोलियम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर एक के घर में LPG प्राकृतिक गैस है कि नहीं है? तो ये तो 3 कन्फर्म, यहाँ के एक व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अपने जीवन, खास करके यहाँ के जो अभी खास करके लोग हैं, तो कम से कम 2-3 जनरेशन तो इसका उपयोग जरूर कर रहा है, और 5 जनरेशन अगर आप पीछे जाएंगे तब से कोयला का उपयोग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिजली के माध्यम से या जलावन के माध्यम से, लकड़ी का, कोयला का, पेट्रोलियम का। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? परंपरा, जो हमारे शुरू से हमारे परंपरा से आ रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। तो ये सदैव ध्यान रखिएगा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पहला कौन? कोयला। कोयला के बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस। कौन सा? और प्राकृतिक के बाद कौन? ये सारे कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? कन्फर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, 73 के बाद 74 की ओर चलेंगे। कि हम आपको बोले थे कि फूलों के मौसम में मिलने आए हैं, अब पतझड़ बन गया ना। हम नहीं,
सेल्फ, क्योंकि सबको नौकरी नहीं चाहिए। वो खाली झूठा दिलासा दिलाने के लिए आता है कि जो है हमको हो जाए, वो नहीं है, वो सब समझ लीजिए। इसलिए कर ये मत जानिए कि कंपटीशन बहुत हार्ड है, कंपटीशन में भी और लोग जाएंगे। कहाँ चले गए? चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए, है कि नहीं है? देखिए वहां पर भी लोग थे, है ना, कहाँ चले गए? विलुप्त हो गया ना। आए ना होली के बाद, चुन चुन के नागिन जैसा हमने बदला लिए ना, क्योंकि जो है ना एक एक रडार पर है, बात समझ गए ना, और इनकाउंटर होगा होली के बाद। अभी जाए होली खेले, कोई दिक्कत नहीं है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? किस चट्टान में? तो कोयला अवसादी चट्टान। कौन चट्टान? हमने आपसे कहा था कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जिसमें अवसादी चट्टान से पहले मैंने आपको बताया था अग्नेय। कौन सा? अग्नेय चट्टान। ये चट्टान याद रखेंगे मैग्मा से बनता है। किससे बनता है? और ये चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट और कौन? बेसाल्ट। कौन सा? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसे चट्टान के उदाहरण है? अग्नेय। किसके? अग्नेय के बाद मैंने कहा था अवसादी। कौन? अवसादी चट्टान के उदाहरण है कोयला। कौन? कोयला के अलावे चूना पत्थर। कौन पत्थर? चूना पत्थर के बाद बलुआ पत्थर। कौन पत्थर? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला। कौन? कैसे चट्टान? ऑनलाइन वाला ध्यान देना, अवसादी चट्टान में कोयला, चूना पत्थर और अवसादी चट्टान में कोयला, चूना पत्थर और हमने कहा था इसके अलावे है रूपांतरित चट्टान। कौन? तो रूपांतरित चट्टान अग्नेय और अवसादी से मिलकर ही बनता है ना। तो याद रखेंगे ग्रेनाइट जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बन जाएगा? नीस। क्या? और ये कहलाता है रूपांतरित। क्या कहलाता है? रूपांतरित। क्या कहलाता है? तो रूपांतरित की बात करेंगे तो याद रखेगा, रूपांतरित की बात करेंगे तो रूपांतरित चट्टान की बात करेंगे तो ये चट्टान में आएगा नीस। कौन आएगा? नीस। कौन आएगा? और कोयला जब रूप बदलेगा तो क्या बन जाएगा? ग्रेफाइड। क्या? तो अगर आपसे पूछे कि ग्रेनाइट और ग्रेफाइड अंतर है कि नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट कैसे चट्टान है? अग्नेय। कौन? ये चट्टान मैग्मा से बनता है। किससे? अग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट किससे बनता है? मैग्मा से। किससे? और याद रखेंगे ग्रेफाइट किससे बनता है? कोयला से। ग्रेफाइट किससे? तो कोयला कैसे चट्टान? अवसादी, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, जबकि ग्रेफाइट कैसे चट्टान है? रूपांतरित। और नीस भी क्या? रूपांतरित। नीस क्या? तो ग्रेनाइट जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बनेगा? नीस। और कोयला, जबकि चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा तो बन जाएगा संगमरमर। क्या बन जाएगा? तो बताओ भाई कि चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बनेगा? संगमरमर। क्या? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कितने? अग्नेय। कौन? अवसादी, रूपांतरित। अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। कन्फर्म ना? अग्नेय चट्टान के 2 प्रमुख उदाहरण में ग्रेनाइट और कौन? बेसाल्ट। ग्रेनाइट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। कन्फर्म ना? जबकि पूछ देगा कि ग्रेफाइट। कौन? संगमरमर। कौन? नीस। कौन? कैसे चट्टान? रूपांतरित। कैसे? बताइए नीस किससे बनेगा? किससे? और ग्रेफाइट? ग्रेफाइट। अब ग्रेनाइट जब रूप बदलेगा तो अब कोयला
ग्रेफाइट, कोयला, कोयला और चूना पत्थर, चूना पत्थर, कन्फर्म ना? तो कुछ हो तो दिमाग में आ हो ही गया होगा, लेकिन ये सोचिएगा कि एक ही बार हो जाए तो ये सब होता उता नहीं है। अब कोई भी बोलता है तो गलत बोल रहा है ना? हाँ, अभ्यास निरंतर है, जब तक कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं आ जाए तब तक विराट कोहली अभ्यास करते रहता है। फिर ट्रॉफी आने के बाद थोड़ा रिलैक्स लेता है, वो भी रिलैक्स नहीं लेता है ना? रिलैक्स लेता है क्योंकि अगला कोई सीरीज होगा फिर उसका अभ्यास वो करेगा, है ना? है कि नहीं है? इसलिए कर प्यारे, आप लोग के लिए भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, बात समझे ना? हाँ, डॉक्टर भी है, अगर एक साल प्रैक्टिस छोड़ देगा ना, उसको पते नहीं चलेगा किडनी इधर है कि यहाँ है, गड़बड़ा जाएगा। प्रैक्टिस है। कोई भी संगीतकार हो, गीतकार हो, अभ्यास करते रहता है, रोज अभ्यास करता है, बात समझे ना? हाँ, कोई भी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ, कुछ नहीं होगा, छोटा अलगे तो रह, तू ये पूछना बाद में बैठ के पूछना। ये दिखाना चाह रहा है चश्मा पहन के, अभी हम दूसरे चीज बता रहे हैं, ये अलगे है, सब बताएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। एंथ्रासाइड कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 90% से ऊपर। किसमें भाई? एंथ्रासाइड। याद रखेंगे कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइड के अलावा याद रखेंगे बिटुमिनस। कौन? बिटुमिनस है ना? बिटुमिनस के बाद प्यारे लिग्नाइट। कौन? लिग्नाइट। कौन? और एक पीट होता है, क्या होता है? ये सभी कोयले के प्रकार हैं। कोयले के क्या हैं? तो कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइड, कौन? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सारे याद रखेंगे। किसके उदाहरण हैं? कोयले के उदाहरण और टाइप हैं, कोयले के प्रकार हैं। कोयले के क्या हैं? प्रकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है 75 नंबर में, 75 के बाद 76 ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी। बिटुमिनस कोयला में कितने प्रतिशत कार्बन भाई? 60 से कितना? 80। कितना? तो याद रखेंगे 60 से कितना? 80। 60 से कितना? किसमें? बिटुमिनस। किसमें? जबकि एंथ्रासाइड में कितना बताए थे? कितना? कन्फर्म ना? जबकि प्यारे ध्यान रखना है, पूछ रहा है यहां पे, ध्यान रखिएगा। 76 के बाद 77 नंबर में, 77 नंबर में ध्यान देंगे। कहता है कि लिग्नाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाए जाते हैं? 50 से कितना? 70। 50 से। जबकि ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ध्यान रखेंगे पीट में कितना रहता है, कितना कार्बन? 50% से कम। अब गौर कर लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे किसमें रहता है? एंथ्रासाइड। किसमें? तो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें भाई? किसमें? और सबसे कम पीट। सबसे कम, तो सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है? तो सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें? और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। तो याद रखेंगे, 4 याद रखेंगे कोयले के प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है और पीट में क्या होती है? सबसे कम। पीट में क्या होती है? सबसे कम। याद रखिएगा। 79 नंबर का बात करेंगे, क्या कहता है ध्यान देंगे। कोयले उत्पादन में प्रमुख देशों में कौन है भाई? अमेरिका, रूस,
चीन और भारत। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। देखिए, केवल कोई विकसित और संपन्न, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या से नहीं होता है, उसमें प्राकृतिक संसाधन का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, योगदान है। तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत। अमेरिका, रूस, चीन, भारत। बताइए, चारों की अगर बात करेंगे तो चारों अभी दुनिया के महाशक्ति देशों में से एक है कि नहीं है? ये चारों देश के बीच ही दुनिया की अर्थव्यवस्था घूम रही है कि नहीं? जिसमें याद रखेंगे, कि बोल रहा तुमने, हाँ, ध्यान दो। पहला अमेरिका, कौन? चीन, कौन? और इन तीनों के पास सारे संसाधन हैं। सबसे पहला है कि तीनों को अगर मिला दीजिए तो दुनिया की आधी आबादी इसके पास है। जो याद रखेंगे कि श्रम के लिए मानव संसाधन, श्रम के लिए कौन? श्रम के लिए कौन? तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे या विकास की बात करेंगे तो उसमें लेबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब लेबर तो दो प्रकार के हो गए, एक लेबर हो गया खंती कुदाल वाला, एक हो गया जेसीबी वाला, एक टेक्नोलॉजी वाला, वो भी लेबर ही है। तो अब ना जेसीबी आया, पहले तो खंती कुदाले वाला था ना। तो याद रखेंगे, श्रमिक की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी आ गया तो हम उसको भी लेबर ही मानेंगे। याद रखेंगे, हल चलाए या ट्रैक्टर चलाए दोनों एक ही होता है, बशर्ते, हाँ, दोनों एक ही है भाई। एक हल चलाता था वो पुराने पद्धति से, अभी ट्रैक्टर चला रहा है तो पुराने पद्धति से और न्यू पद्धति से। तो अमेरिका, रूस और भारत की बात करेंगे तो इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या है, और सबसे ज्यादा लेबर है, सबसे ज्यादा श्रम संसाधन है। उसके बाद खनिज की अगर बात करेंगे ना, तो ये तीनों देश अगर आप मिला दीजिएगा तो दुनिया का लगभग खनिज इसके पास है। बाकी तो कुल देश केवल देश है, केवल चल रहा है ना। बाकी अमेरिका, अगर आप अमेरिका को लेंगे तो अमेरिका ऐसे ही नहीं है। अमेरिका हर एक मामले में संपन्न है, टेक्नोलॉजी के मामले में संपन्न है, अनाज भी उत्पादन करता है तो सब चीज में आगे ये है, मक्का उत्पादन में आगे है, कपास उत्पादन में आगे है, गन्नों में आगे है, मतलब सब चीज का उत्पादन है। पशुपालन में बेहतर है, कृषि में बेहतर है, टेक्नोलॉजी में बेहतर है, क्षेत्रफल में बेहतर है, जनसंख्या में बेहतर है, स्वास्थ्य में बेहतर है, शिक्षा में बेहतर है। तब ये सुपर पावर है। कौन? अमेरिका। कौन? उसके बाद रूस भी, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या अब के समय में जनसंख्या बहुत बड़ा मायने नहीं है। अब के मायने में जनसंख्या बहुत पहले था, पहले आज से 200 500 साल पहले, 1000 साल पहले था जनसंख्या। अभी भी कुछ मानवीय अवधारणा है कि 5 गो है ना, 10 गो हो जाएगा तो 200 300 कमा के लाएगा तो बहुत हो जाएगा। तो एगो टेम्पू चलाएगा, एगो पॉकेट मारी करेगा, एगो उधर रहेगा, एगो उधर रहेगा। एक गो है बन गया हाई स्कूल का टीचर, अपना बाप माई के सेवा करके जाएगा, बगले के स्कूल में अगर ज्वाइनिंग मिल गया उधर से 10 बजे जाएगा, अपना पूरा है ना जानवर उनवर के खिला पिला के जाएगा, फिर 4 बजे चल आएगा, 50 60 70 हजार रुपया मिलेगा। तो उसको अगर पढ़ाएगा तब ना, और वो थोड़ा रिस्पेक्ट भी माए बाप का करेगा, और समाज में देख भी रहे होंगे कि एक ही दूगो है तो ठीक है। अब है कि हो गया 8-10 को हो गया, अब जो है अब वो पूरा का पूरा कैसे की होगा देखो। तो पहले का परंपरा था, ठीक ठाक था। पहले लोग 10 हल बैल से खेती करते थे तो जो है 5 बीघा खेत जोते जोते सावन से भादों निकल जाता था। अब टेक्नोलॉजी आ गया, एगो ड्राइवर जो है ना 5 बजे रात में वर्षा हुआ, 6 बजे वो ट्रैक्टर लेके निकला, सवेरे 9 बजे आते आते साला पूरा गांव के खेत जोत दिया। है कि नहीं है? तो बताइए टेक्नोलॉजी है कि नहीं? पहले लाठी चलता था, इसलिए कि भाई 10 भाई रहेगा तो लाठी लेके निकलेगा तो उसका चलेगा। अब कुछ नहीं है, 10 भाई रहो, हम एगो पतले दुबले है, बस खाली निकालेगा थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा भड़काने का कोई अथी नहीं, क्योंकि ये है ना, हम सिर्फ आपको काल्पनिक तौर पर हम अवधारणाएं बता रहे हैं, हम संसाधन की बात कर रहे हैं इसलिए कर हम बता रहे हैं।
तो याद रखिएगा, तो कोयला उत्पादन में याद रखेंगे अमेरिका, रूस, चीन और कौन भाई, भारत। इस लेकर ये चारों देश सारे संसाधन में आगे हैं। कोयला हो, लोहा हो, है ना। यहाँ की पेट्रोलियम की बात की जाएगी तो पेट्रोलियम में भी अमेरिका है, रिजर्व रखता है, दूसरा देश से लेता है और रिजर्व रखता है, मतलब कि इतना ये डेवलप है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, कोयला उत्पादन के ये प्रमुख देश हैं, मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, चीन और भारत। क्लियर ना। चलो भाई नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, भारत में कोयला किस युग की चट्टाने में पाया गया है? गोंडवाना समूह के टरसरी युग में। गोंडवाना के कौन? टरसरी युग सबसे नवीनतम युग माना गया है और गोंडवाना क्रम की चट्टान ज्यादातर छोटा नागपुर पठार। कौन पठार? छोटा नागपुर पठार। प्यारे, छोटा नागपुर पठार बताए थे कि ये झारखंड में है और भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है। कौन? छोटा नागपुर। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? रूर प्रदेश भी कहते हैं, भारत का खनिज संपन्न पठार कहते हैं। इसी छोटा नागपुर पठार में कोयले की बात करेंगे तो कोयला में मैंने आपको कई बार बताया है कि कोयला के लिए भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड है झरिया, जो कहां पड़ता है? झारखंड में। झारखंड के बाद याद रखेंगे रानीगंज, भारत के दूसरा बड़ा कोयला फील्ड। रानीगंज की अगर बात करेंगे प्यारे तो रानीगंज कहां बताया गया है? वेस्ट बंगाल। कहां बताया गया? फिर आपको बताया गया तलचर। कौन सा? तलचर कहां पड़ता है? उड़ीसा। तलचर कहां पड़ता है? उड़ीसा। एक एक कोरबा, नाम सुने होंगे। कोरबा याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में है। कहां है? कौन सा? और एक याद रखेंगे सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली की बात करेंगे, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहां है? मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहां है? अब प्रश्न आ गया कि बताइए झरिया कोलफील्ड कहां है? झारखंड। कहां? कौन सा? झरिया। कौन सा? रानीगंज कहां है? कहां? वेस्ट बंगाल। कहां? कौन सा? रानीगंज। तलचर कहां है? तलचर उड़ीसा। तलचर, तलचर, तलचर कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा। और सिंगरौली कहां है? मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहां है? भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार कौन है? छोटा नागपुर में। इसमें कहता है कोयला किस समूह में है? गोंडवाना। और किस युग का है? टरसरी। किस युग का? कंफर्म ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे, भारत में कोयला की बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये देखिए तुरंत ये हम बताए हैं कि कहता है कि किस चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है? टरसरी। कौन सा? टरसरी किया याद रखेंगे, ये नवीनतम युग है। टरसरी युग की बात करेंगे तो इसी युग में कोयला के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? कोयला। चलो भाई ध्यान देना है नेक्स्ट सवाल की ओर। अब ध्यान देंगे, यहां पे कहता है कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लिग्नाइट कोयले के लिए तमिलनाडु में एक जगह है जो कोलफील्ड है, उसका नाम है नेवली। क्या नाम है? नेवली। लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु। कौन भाई? नेवली। कौन सा? तो नेवली कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कौन सा? नेवली। कौन सा? कौन सा? जबकि जम्मू कश्मीर में एक कोयला का क्षेत्र है कालाकोट। कौन सा? कालाकोट कोयला क्षेत्र कहां भाई? जम्मू कश्मीर। कहां पे? कहां पे? कौन सा? कालाकोट। कौन सा? तो कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। इसके लिए। और कालाकोट है कहां? कालाकोट कहां है? और नेवली कहां है? तमिलनाडु। नेवली कहां है? नेवली कहां है? इससे पहले मैंने बताया था सिंगरौली। कौन? सिंगरौली कहां? मध्य प्रदेश। कहां? इससे पहले मैंने बताया कोरबा। कौन? कोरबा कहां? छत्तीसगढ़। कोरबा कहां? कोरबा कहां? इससे पहले मैंने आपको बताया तलचर। कौन?
तलचर कहाँ है? उड़ीसा। तलचर कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए 83 नंबर में देखेंगे। भारत में पेट्रोलियम पहली बार कब पता चला था? 1866, 1800। और ये ध्यान रखिएगा, कहता है पहली बार पता चला 1800 कितना 66। पता चला कब? 1866। पता चला कब? 1800। पता चला 1800। जबकि डिगबोई में पहली बार तेल कब मिला? 1800। तो पता चलना अलग बात है और मिलना, बात समझे? इसी में लड़का गड़बड़ा के आता है कि दोनों क्वेश्चन तो एक के जैसा लग रहा है, तो एक के जैसा नहीं लग रहा। पता चलना और याद रखेंगे, अब पहली बार तेल का खोजना या मिलना, तो पता पहले अनुमान लगा लिया गया। भू सर्वेक्षण विभाग जो है अनुमान के तौर पर, एक सर्वे के तौर पर यह अनुमान लगा लेता है कि यहां पर लोहे की खान है, सोने की खान है। लेकिन वहां पर पहली बार फैक्ट्री कब लगेगा तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लगे। तो डिगबोई में पहली बार तेल कुआं खोदा गया। क्या खोदा गया? क्या खोदा गया? 1800। 1800। 1800। तो पहली बार याद रखेंगे भारत में पेट्रोलियम कहां से प्राप्त किया गया? डिगबोई। कहां से? और डिगबोई प्यारे है आसाम। कहां है? तो डिगबोई है कहां? आसाम में। डिगबोई ही नहीं है, पहला पेट्रोलियम क्षेत्र है डिगबोई, लेकिन आसाम में है एक और पेट्रोलियम क्षेत्र जिसका नाम है नुमालीगढ़। क्या नाम है? नुमालीगढ़ के अलावे यहां पर प्यारे ध्यान रखिएगा, यहां पर है नहर कटिया। कौन सा? नहर कटिया। कौन सा? तो आसाम में डिगबोई के अलावे नुमालीगढ़ कौन? और नहर कटिया कौन? तो नहर कटिया और नुमालीगढ़ का संबंध कहां से है? कहां से? आसाम। कहां से? आसाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब चला? 1900। और मुंबई हाई महाराष्ट्र में अरब सागर में। कहां है भाई? अरब सागर में ये पेट्रोलियम क्षेत्र, याद रखिएगा। मुंबई हाई अरब सागर में, जिसका पता चला 1975। 1900 कंफर्म ना? इसके अलावे ध्यान रखिएगा 85 के बाद है 86। ध्यान रखिएगा, यहां पर सवाल बढ़िया है कि भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहां ऐड कर दीजिएगा गुजरात। गुजरात कौन भाई? गुजरात। गुजरात के अलावे महाराष्ट्र भी कर सकते हैं क्योंकि मुंबई हाई वहीं पर है, महाराष्ट्र। अब इसमें एक सवाल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत में जितना भारत में जितना खपत है पेट्रोलियम का, उसका ये 90% से ज्यादा तेल ये आयात करता है। 90% पेट्रोलियम क्या करता है? आयात करता है खाड़ी देश से। आयात करता है खाड़ी देश से, जो गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश, जिसमें सऊदी अरब, कतर, ईरान, यूएई देशों से ये क्या करता है? तेल मंगवाता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि तेल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ये तेल मंगवाता है, याद रखेंगे, खाड़ी देश। किससे मंगवाता है? किससे? किससे? और ये सारे खाड़ी देश भारत को तेल देता है, और तेल आता है, और तेल भारत क्या करता है कि अपने बंदरगाहों पर, याद रखेंगे, 90 दिन का तेल यह स्टॉक में रखता है कि अगर कहीं कुछ ऐसा स्थिति बन गया, युद्ध हो गया, तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? हो सकता है युद्ध में हम इन्वॉल्व हो जाएं, तो ये 90 दिन का स्टॉक रखता है। जितना भारत में एक दिन में पूरा पेट्रोल मान लीजिए खपत है, तो वो 90 दिन का स्टॉक एकदम रखता है, वो रिजर्व है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। बाकी आते जाता है तो वो फिर याद रखेंगे वो अपना तेल निकलते जाता है और फिर वो स्टॉक में ही उतना रहता है ना। और इस तरीके से याद रखेंगे सारे तेल कहां से मंगवाता है? खाड़ी देश। कहां से? कहां से? तो ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम भारत खाड़ी देश से मंगवाता है। किससे मंगवाता है?
किससे? किससे? कंफर्म ना? और ये ध्यान रखेंगे कुछ मात्रा में निकलता है, जैसे आसाम के डिगबोई। आसाम के कहां पे? आसाम के कहां भाई? डिगबोई। आसाम के कहां पे? जबकि गुजरात में आपको बार बार देखते होंगे अंकलेश्वर का नाम सुने होंगे। कौन सा? तो गुजरात में अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? देखिए ये अंकलेश्वर और डिगबोई जो है ना, यहां से कच्चा निकाला जाता है, जबकि भारत में पेट्रोलियम के रिफाइनरी भी हैं, जैसे जामनगर। कौन? बिहार का बरौनी। कौन? बरौनी में तेल को क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है ना, क्योंकि वो पाइपलाइन हल्दिया से आता है। कहां से? हल्दिया से पाइपलाइन के माध्यम से क्रूड ऑयल। याद रखिए पेट्रोलियम के जो रॉ मटेरियल हैं, कच्चे मटेरियल हैं, वो कीचड़ जैसा होता है, जो याद रखेंगे खाड़ी देश से आता है, और उसको फिर क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। फिर उसमें याद रखेंगे पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर लास्ट में याद रखेंगे आपका क्या बनेगा? केरोसिन बनेगा। उसी से याद रखेंगे यूरिया खाद भी बनता है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे ये सारे चीज मटेरियल बनता है कहां पे? तो याद रखेंगे इसके तेल शोधन कारखाना, जैसे याद रखेंगे आपके बरौनी। कौन? मथुरा। कौन? इसके अलावा जामनगर। कौन? ये सारे याद रखेंगे रिफाइनरी हैं। सारे क्या हैं? सारे क्या हैं? जबकि डिगबोई याद रखेंगे पेट्रोलियम क्षेत्र है। डिगबोई क्या है? तो डिगबोई क्या है? मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र। अंकलेश्वर क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र, जहां से भारत 5 से 7% पेट्रोलियम का सिर्फ निष्कर्षण करता है, बाकी 90% यह खाड़ी देश से आयात करता है, मतलब मंगवाता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 86 के बाद 87। 87 में अभी मैंने बताया था कि भारत में पश्चिम अरब सागर में कौन से तेल उत्पादक प्रमुख है भाई? मुंबई हाई। कौन हाई? तो मुंबई हाई याद रखें किस सागर में है? अरब सागर। किस सागर में? और यहां पर बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का क्या किया जाता है? निष्कर्षण। क्या किया जाता है? निष्कर्षण। लीजिए सवाल वही आ गया जो हम पहले बताए थे कि बिहार में कौन सी तेल शोधन शाला या ध्यान रखेंगे रिफाइनरी है भाई? बरौनी। कौन? तो बरौनी बेगूसराय में है। याद रखेंगे ये रिफाइनरी है। ये क्या है? इसको कच्चा तेल कहां से आता है? हल्दिया से। कहां से? तो कच्चा पेट्रोलियम हल्दिया से आता है। कहां? बरौनी। और बरौनी में क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। क्या होता है? ध्यान रखेंगे भारत सरकार की कंपनियां जो याद रखेंगे, आप देखेंगे कि पेट्रोलियम एक अलग मंत्रालय है जो जिसे जीएसटी से बाहर रखा गया, क्योंकि हम इसका देश में प्रोडक्शन नहीं करते हैं। 90% 95% हम विदेश से मंगवाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल जो है, वो याद रखेंगे विश्व मार्केट से चलता है। इस लेकर याद रखेंगे इसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके दाम क्या है? घटते बढ़ते रहता है। किसका? क्रूड ऑयल का। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्रूड ऑयल को हम बाहर से मंगवाते हैं, और बाहर से मंगवा के फिर याद रखेंगे इसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे ध्यान रखेंगे आप नाम सुने होंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप नाम सुने होंगे भारत गैस, नाम सुने ना? ओएनजीसी का नाम सुने हैं ना? इंडियन ऑयल का नाम सुने होंगे, भारत पेट्रोलियम का नाम सुने हैं। ये सारी देश की कंपनियां हैं, और ये कंपनियां रिफाइनरी भी है। रिफाइनरी सरकार का है। रिफाइनरी में प्यूरिफाई होता है। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? अलग अलग पूरे के पूरे राज्य के अंदर हर एक जगह पर ध्यान रखेंगे पेट्रोल पंप आवंटन करती है। तो वो पेट्रोल पंप याद रखेंगे आवंटन हो जाता है, जिसको थोड़ा पैसा वैसा पैरवी वैरवी है तो आवंटन हो गया। और आवंटन हो जाने के बाद ध्यान रखेंगे कि वो कंपनियां तेल का दाम तय करती है, और फिर याद रखेंगे वो पेट्रोल पंप के मालिक के पास पहुंचता है। पेट्रोल पंप का मालिक क्या करता है कि वो कंपनी के नाम से, इंडियन ऑयल के नाम से, भारत पेट्रोलियम के जिसका वो तेल ले रहा है, उस कंपनी के नाम से वो डीडी बनाएगा, पैसा जमा करेगा, वहां से तेल आएगा, फिर आपको पास कितना उसमें मूल्य तय उपभोक्ता तक याद रखेंगे सरकार ही करेगा, जिसमें याद रखेंगे पेट्रोल पंप वाले मालिक का कोई अति नहीं रहता है। उसको प्रति लीटर के दर से याद रखेंगे डीजल में जो रेट सरकार उसको दे,
2 रुपये, या याद रखेंगे डीजल में 1 रुपये, वो सरकार उसको देगा। बाकी तय याद रखेंगे कौन करेगा? सरकार। कौन करेगा? सरकार की कंपनियां, सरकार की। जैसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के डीजल के दाम कमेंगे तो ध्यान रखें कंपनी आगाह करेगा सरकार को, सरकार बोलेगा कि ठीक है अभी तो चुनाव नहीं है तो रहने दो, अभी चुनाव नहीं हो तो। जैसे चुनाव आ गया तो बोलेगा कि जो है ना आधी रात से आज पेट्रोल के दाम के मूल्य जो है ब्रेकिंग न्यूज 2 रुपये 75 पैसे है ना घटा दिए गए। एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कटौती की गई, ब्रेकिंग न्यूज है ना। गृहिणियों को मिलेगा लाभ, चुनाव खत्म, फिर वो अपने लेवल में रहता है। बात समझे? तो ये याद रखेंगे, हथकंडा है सरकार का, याद रखेंगे, प्रलोभन देता है, बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देंगे। 88 के बाद 89 नंबर में देख लेंगे। बहुत अच्छा सवाल ये भी है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को क्या कहा जाता है? ताप विद्युत। क्या कहा जाता है? ताप। देखिए ताप विद्युत में ताप विद्युत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कोयला। ताप विद्युत के लिए मैंने किसकी स्थापना की थी? एनटीपीसी। किसकी? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1900। जबकि भारत में पहला एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर में लगाया गया। कहां लगाया? 1969। इसमें कोयले को जलाया जाता है, उसमें रखेंगे वाष्प बनाया जाता है, जलवाष्प बनाया जाता है, और उस जलवाष्प को टरबाइन पर याद रखेंगे छोड़ा जाता है, जिससे याद रखेंगे टरबाइन घूमता है और वहां यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जनरेट होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। किससे होता है? किससे? और इससे बिजली उत्पादन के लिए मैंने किसकी स्थापना की? एनटीपीसी। किसकी? एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975। और ये कोयला से जलकर याद रखेंगे विद्युत बनेगा, इस लेकर याद रखेंगे इसे ताप विद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या ताप ऊर्जा। ताप विद्युत या तो ताप विद्युत या ताप ऊर्जा याद रखेंगे किससे प्राप्त होगा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब बताइए कि यहां पर पेट्रोलियम, कौन भाई? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में का उपयोग भी हम बिजली बनाने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? जैसे जनरेटर। क्या भाई? जनरेटर जो शादी विवाह में जो सबके पास पहुंचता है जनरेटर, वो जनरेटर में याद रखेंगे कि हम डीजल देते हैं, डीजल देते हैं तो डीजल जलता है, तो डीजल जलता है तो याद रखेंगे मोटर घूमता है, मोटर घूमता है मतलब यांत्रिक ऊर्जा से डायनेमो क्या बनाएगा? विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो बताइए पेट्रोलियम से भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं कि नहीं? कोयला से करते हैं कि नहीं? कोयला से करते हैं ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे ऐसे ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? ताप ऊर्जा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और यह है 90 नंबर का सवाल। ध्यान दीजिएगा 90 नंबर में, 90 नंबर के सवाल में ध्यान देंगे। कहता है कि भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया? ए भाई गलत है, 1969 यहां कर देना, ये 55 काट दो। 1969 में पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहां लगाया गया? तारापुर। पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहां लगाया गया? पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहां लगाया गया? कहां लगाया गया? कहां लगाया गया? कंफर्म ना? अब प्यारे ध्यान रखना है, पहला तारापुर में। तो स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा कि पहला एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र के बाद याद रखेंगे मैं आ रहा हूं यूपी के नरौरा। कहां पे? नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट कहां है? यूपी। कहां है? फिर है रावत भाटा। कौन सा? रावत भाटा कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां पड़ता है? कौन सा? रावत भाटा। कौन सा? तो रावत भाटा कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? फिर है काकरापाड़ा। कौन सा? काकरापाड़ा कहां है प्यारे? गुजरात। कहां है? कौन सा? काकरापाड़ा। कौन सा? फिर अक्सर सुने होंगे कैगा। कौन सा? कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है कर्नाटक। कहां?
तो बताओ भाई कैगा कहाँ है? कैगा कहाँ है? कैगा कहाँ है? जबकि याद आप सुने होंगे कुडानकुलम, कौन सा? कुडानकुलम याद रखेंगे। एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ? कौन भाई? कुडानकुलम। कौन सा? तो कुडानकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। कुडानकुलम कहाँ है? जबकि एक सुने होंगे कलपक्कम, कौन सा? कलपक्कम सुने हैं ना? कलपक्कम भी है तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ भाई? तो बताओ कलपक्कम का संबंध कहां से है? कलपक्कम का संबंध, कलपक्कम, कलपक्कम कुडानकुलम तमिलनाडु। कुडानकुलम। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। कैगा कहाँ है? जबकि तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर नरौरा यूपी। नरौरा रावतभाटा और काकरापाड़ा। जबकि ध्यान रखेंगे इसमें बिजली का उत्पादन यूरेनियम से होता है। किससे? और ध्यान रखेंगे दुनिया के देश याद रखेंगे वैश्विक ऊर्जा बढ़ाने के लिए याद रखेंगे बड़े पैमाने पर यूरेनियम को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ याद रखेंगे मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि दुनिया की एक बड़ी आबादी को ऊर्जा सुगम और अच्छी ऊर्जा मिल सके। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने याद रखेंगे महाराष्ट्र के ट्राम्बे में 1948 ईस्वी में किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी स्थापना? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर, होमी जहांगीर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी स्थापना? परमाणु ऊर्जा। जबकि भारत में पहला एटॉमिक पावर प्लांट, भारत में पहला परमाणु पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया। महाराष्ट्र के कहां किया गया? कहां किया गया? तो भारत में पहला एटॉमिक पावर प्लांट या परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे? तारापुर। कहां पे? तारापुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। तारापुर कहां पड़ता है? और कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु। कलपक्कम। कुडानकुलम तमिलनाडु। और कैगा कर्नाटक। कैगा और रावतभाटा राजस्थान। रावतभाटा और काकरापाड़ा। काकरापाड़ा, काकरापाड़ा। तो भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन है? कौन? और तारापुर है कहां? कंफर्म ना? जबकि भारत सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन ताप ऊर्जा, कौन? मतलब कोयला से। किससे? और कोयला से बिजली उत्पादन के लिए ध्यान रखिएगा कि हम प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे हमने बनाया एनटीपीसी। क्या? तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1900। तो एनटीपीसी की स्थापना कब? और पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब? 1900। कंफर्म ना? तो आज का सेशन मेरे कमांडो यहीं तक। ऑनलाइन वाले कमांडो कैसा समझ में आया कमेंट में लिखिए।